मैंने बताया कि ये मंदिर निर्माण कोई एक ईंट पत्थर का मंदिर बना देना उद्देश्य नहीं है। आज का विषय जो है राम जन्मभूमि और व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, ये विषय है आज का। भारत में मौखिक कथन एवं श्रवण परंपरा का एक प्राचीन इतिहास है। कभी कथाओं के माध्यम से तो कभी गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से। सदियों से ही भारतीय ज्ञान की गंगा निरंतर प्रवाहित होती चली आ रही है। संकल्प द्वारा गत 7 वर्षों से उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों से दिल्ली में आयोजित की जा रही व्याख्यान माला में देश और समाज से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारी वक्ताओं द्वारा व्याख्यान किए जाते हैं, जिन्हें सुनने के लिए एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग उपस्थित रहता है। इस वर्ष व्याख्यान माला का 7वां सोपान पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच और संकल्प के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में दिनांक 27 एवं 28 नवंबर को आयोजित किया गया। श्री राम जन्मभूमि और उसके व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के विषय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने अपने व्याख्यान में बेहद महत्वपूर्ण एवं गहन जानकारियां दी। राम कहता आ रहा है, मैं मत करो। जब मैं था तब हरि नहीं और हरि है तब मैं नाही। मैं करता उसको सफलता नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलते। मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं नाही। प्रेम गलियत सांकरी जामे दोनों समाई। फिर सफलता का मार्ग इतना सकरा है, भगवान को पाने का मार्ग भी इतना सकरा है। मैं चलेगा तो नहीं, मैं को निकालूंगा। हरि है तो हरि ही रहेगा, प्रभु को रखो। और जो राम जो है ये शत्रु की भी प्रशंसा करते हैं। रावण मर गया तो कोई बात नहीं, जाने दे। बड़ा बलवान था, बड़ा शूरवीर था। युद्ध के मैदान में उसका जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल था। वो महात्मा था, वो बल संपन्न था। देखिए राम के शब्द देखिए, रावण के लिए जो बोल रहे हैं तेजस्वी बलवान शूर संग्रामेषु च नित्यशः। वो बलवान था, वो शूरवीर था। संग्राम में उसके सामने टिकना मुश्किल था। महात्मा बल संपन्नो रावणो लोक रावण। वो महात्मा था, वो बल संपन्न था। विभीषण, ध्यान रखो इसका। अपने शत्रु की भी प्रशंसा करने में राम जो है वो पीछे नहीं हटते। पूर्व राजदूत श्री विष्णु प्रकाश ने भारत एवं पड़ोसी देश विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। भारत का एक विजन है। हम एक साउथ एशियन पावर नहीं है, हम सिर्फ एशियन पावर नहीं है। भारत इस वक्त उभर नहीं रहा है, दोबारा उभर रहा है। वी आर री-इमर्जिंग। आपको याद होगा कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत तकरीबन दुनिया का 20% GDP भारत से होता था। पर क्योंकि अंग्रेजों के राज में हमारा शोषण हुआ, तो जब तक भारत आजाद हुआ हमारा GDP 1% रह गया। पर अब दोबारा भारत इमर्ज कर रहा है और दुनिया इसका स्वागत करती है, 1-2 देशों को छोड़ के। और हमारे लिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपना प्रभाव चाहते हैं, हम अपना रोल चाहते हैं, हम जो हमारी सॉफ्ट पावर है, जो हमारी विजन है, उसको अमल करना चाहते हैं, तो हमारे लिए हमारा पड़ोस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, वो हमारे हित में है। हमको शांति पूर्ण पड़ोस की जरूरत है। और इसका तरीका ये है कि भारत के विकास में हमारे पड़ोसियों की साझेदारी हो, हिस्सेदारी हो। अगर वो ये समझने लग जाए कि भारत का विकास का मतलब है उनका विकास, तो हमारी विदेश नीति सफल होगी। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, ये मुहावरा हमारे भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को प्रतिबिंबित करता है, जहां अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, लेकिन भाषाओं के इतने विशाल भंडार के बावजूद
भारतीय भाषाओं को बोलने और समझने वाले अपने ही देश में उपेक्षा के शिकार हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने के लिए इस बार की व्याख्यान माला का तृतीय सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमान संतोष तनेजा ने व्याख्यान दिया। 73 साल आज देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, तो भी इस देश में ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकने वाले लोग केवल 5 से 6% है। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकने वाले लोग केवल 5 से 6% है। अब अगर कोई बाहर विदेश से कोई आदमी आए और उसको बताया जाए कि इस देश में अंग्रेजी ठीक पढ़ लिख सकने वाले 5 से 6% है, किंतु जितनी भी हमारी स्थापित शिक्षा की प्रोफेशनल स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, मैनेजमेंट हो, फॉर दैट मैटर लॉ हो, जिस चीज का नाम आप लेते जाओ, एक नर्स भी भारतीय भाषा में नहीं बन सकती। अब अगर किसी ने परीक्षा देनी है तो कम से कम ठीक पढ़ लिख सकने की योग्यता अंग्रेजी की तो उसकी चाहिए ना। तो हमने ये सारा का सारा फील्ड बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया उन सब के लिए कि जो अंग्रेजी की इस स्तर तक अभी देश में नहीं पहुंचे हैं, जबकि उन्हें पूरा डंका बजा दिया अंग्रेजी का। अभी मैं ट्रेन से उतर रहा तो एक माँ पहले उतर गई, बेटा ऊपर पीछे खड़ा था। वेट बेटा वेट। अब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि यार हम कहाँ तक जाएंगे। बच्चे को किसी तरीके से टूटी फूटी गलत अंग्रेजी बोलनी आ जाए, बस माँ की बातें खेल जाएंगी। मेरा बेटा मेरी बच्ची ये अंग्रेजी बोल रही है। और जो अंग्रेजी नहीं जानता, अगर वो किसी सूटेड बूटेड वेल ड्रेस्ड किसी रिसेप्शन पर कहीं जगह जाएगा तो पहला उसके अंदर भाव आएगा कि यार मैं अंग्रेजी नहीं जानता इससे कैसे बात करूँगा, क्या बात करूँगा, और ये मुझे रिस्पॉन्स देगी या नहीं देगी, ये रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। मतलब हमने देश का परिदृश्य का खड़ा कर दिया है केवल इस आधार पर कि सामने वाले को अंग्रेजी आती है या नहीं आती है। साथ ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अध्यक्ष श्री NS कलसी और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जोशी ने भी इस महत्वपूर्ण विषय पर श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। जो नई शिक्षा नीति आई 2020 को, जुलाई 29 को, उसमें इसका काफ़ी जिक्र किया गया है। पहली बार शिक्षा नीति में भाषा के ऊपर, यानी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो उच्च शिक्षा है, इंजीनियरिंग हो या कोई भी विज्ञान हो, वो सभी हायर एजुकेशन जो कहते हैं वो मातृभाषा में होने के लिए हमको प्रयास करने चाहिए, ऐसे कहा गया। वो जुलाई 2020 को, उसके तुरंत बाद 2-3 महीने में ही प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी जगह में इसकी चेष्टा की कि हमारे देश में मातृभाषा में इंजीनियरिंग शिक्षा होनी चाहिए, वैद्यकीय शिक्षा होनी चाहिए। तो AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाते हमारे बीच में हमने चर्चा की और हमने निर्णय लिया कि इसको हमको प्रोत्साहन करना चाहिए। 90% से ज़्यादा बच्चे हमारे हायर एजुकेशन से वंचित रह रहे हैं, और जब कि नई शिक्षा नीति में हम लोग कम से कम 50% लोग जो हैं, बच्चे हैं, उनको हायर एजुकेशन में देखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाकी भारतीय भाषाओं में भी ये शिक्षा जो है इसको प्रमोट करें। सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बार नहीं बहुत बार ये कहा है कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की जो एजुकेशन है उसको भारतीय भाषाओं में दिया जाएगा। तब से यह प्रयास शुरू हुआ। शुरू में बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे धीरे करके
अब हम उस मौके पर आ गए हैं कि जब अब ये लगने लगा है कि हम कामयाब होंगे और अगले साल तक आप इसका एक बहुत अच्छा स्वरूप जो है बहुत बड़े लेवल पर आप देख पाएंगे। संकल्प एक प्रयास कर रहा है कि भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिले। संकल्प के इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं को स्थान मिले। अंत्योदय से भारत उदय यानी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सशक्त करने से ही भारत शक्तिशाली बनेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस अवधारणा के अनुरूप भारत सरकार ने किस तरह कदम उठाए हैं, इसी संदर्भ में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी ने अंत्योदय की कल्पना और भारत सरकार विषय पर अपना व्याख्यान दिया। मित्रों, गांधी कहा करते थे कि जब भी आप निर्णय लेते समय दुविधा में हो, मैं ये करूं कि वो करूं, डिलेमा में हो, दुविधा में हो, तो आपको यह सोचना चाहिए कि इस निर्णय से अंतिम पंक्ति में बैठा गरीब आदमी को उसका क्या लाभ मिलने वाला है। यानी हमारे हर काम का लाभ पंक्ति में अंतिम पायदान पर जो बैठा अंतिम व्यक्ति है उसको इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसका हमको विचार करना चाहिए। अब मित्रों, गरीबी दूर करने के बहुत तरीके हैं, बहुत थ्योरी हैं। एक थ्योरी ये है परकोलेशन, थ्योरी ऑफ परकोलेशन। अगर विकास होगा तो धीरे धीरे विकास की जो बूंदें हैं वो परकोलेट करके नीचे तक जाएगी और अंतिम आदमी तक पहुंच जाएगी। और दूसरी थ्योरी है, दूसरा विचार है कि नीचे से विकास होना चाहिए। डेवलपमेंट शुड बिगिन फ्रॉम द लोएस्ट एंड इन कोर्स कवर वन एंड ऑल। नीचे से विकास होगा, अगर अंतिम व्यक्ति का विकास हो गया तो समाज में सबका विकास हो गया। और नरेंद्र मोदी जी दोनों दृष्टि से काम कर रहे हैं। तो ये थी इस बार की व्याख्यान माला। अगले वर्ष फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ, नए वक्ताओं के साथ। बढ़ते भारत के लिए नया चिंतन होगा, नए विचार होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।